मेरी सास ने कहा कि वो रखेगा, वो 10 लड़कियां रखेगा, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है, वो तुम्हारी बाप की कमाई से नहीं रख रहा। कि इतनी लड़कियों के साथ अफेयर करने के बाद शादी हुई है, और शादी हुई है तो 16 साल 17 साल की बच्ची के साथ हुई है। खुद से देखा उन्हें घर में लड़की को लाते हुए, कमरा बंद किया। वो सब देखने के बाद मैंने रिएक्ट करना स्टार्ट किया, और जब रिएक्ट किया तो उसका नतीजा उसी दिन मुझे मिल गया। रात में ही शराब वराब पी रखी थी, और आए बस फिज़िकल होना था उनको। मैंने मना कर दिया, मैंने उस टाइम इनकार कर दिया। मुझसे मतलब मेरा दिल माना नहीं इस चीज़ के लिए, जो कि सुबह सुबह ये सब चीज़ हो चुका था। तो मैंने मना किया, और इसी वजह से उन्होंने मेरे साथ मारपीट की। पहले ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मेरे हस्बैंड आए और उन्होंने चाकू से, मतलब बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, कपड़े हटाए और सीधे वार कर दिया। मैं चीख रही हूँ, रो रही हूँ, बिलख रही हूँ। मेरे सामने खड़े होकर बोल रहे अब तुम किसी लायक नहीं हो। जैसे ही मेरी शादी हुई, और शादी के बाद जो गौना होता है 2 महीने के बाद, तो गौने के वक्त ही मुझे पता चला। ऐसे तो शादी के कुछ दिन के बाद मालूम चला था कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, लेकिन उस बात पे मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर शादी के बाद जो गौना होता है, उस दिन मैंने खुद से देख लिया था। वो घर पे ही लड़की को लेके आए थे, जो कि पड़ोसी ही थी, और मुश्किल से 13-14 साल की बच्ची थी। तो वो देखने के बाद ही मैंने उनसे सवाल किया, और अपनी सास से पूछा कि वो आपके सामने, वो क्योंकि वो घर पे ही थी उस टाइम मौजूद थी, तो मैंने वही कहा कि आपके सामने आपके बेटे ये सब हरकत कर रहे हैं और आप कुछ नहीं बोल रही हैं। मेरी सास ने कहा कि वो रखेगा, वो 10 लड़कियां रखेगा, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है, वो तुम्हारी बाप की कमाई से नहीं रख रहा। मैंने कहा तो जब ये ही करना था तो फिर मेरे से शादी करने की क्या ज़रूरत थी, अब शादी ही नहीं करवाते। और इसी बात को लेके मेरी सास ने ज़्यादा फिर कुछ बोला नहीं, पर मैंने यही बात अपने पति से भी कही। तो उन्होंने उनके सामने ही, मेरी सास के सामने ही मुझे पीटना शुरू कर दिया, गाली गलौज। औरत हो, औरत की तरह रहो, तुम्हें हक नहीं है ये सब पूछने का, तुम क्यों बोल रही हो, मुझे जो करना होगा मैं करूँगा। आखिर आपकी शादी जो है वो कब हुई थी? मेरी शादी सर दिसंबर 2011 में हुई थी। मेरी एज उस टाइम 17 साल थी, और अरेंज मैरिज थी मेरी शादी। तो फिर ज़्यादा समझ भी नहीं थी उस वक्त मुझे, क्योंकि उस समय टीनेजर का टाइम होता है, तो ज़्यादा समझ नहीं थी, और बातों को की गंभीरता मुझे एहसास नहीं था। बस इतना पता था कि पति मेरा है तो वो किसी और के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। आपको ये सारी घटनाएं कब पता चलने लगी कि आपके पति का किसी और के साथ भी अफेयर है? जी, जब शादी हुई, जब ससुराल गई थी, तो कुछ ही टाइम के बाद, मतलब घर वालों से ही, पहले तो घर वालों से ही मजाक मजाक में सुनने को मिला कि इतनी लड़कियों के साथ अफेयर करने के बाद शादी हुई है, और शादी हुई है तो 16 साल 17 साल की बच्ची के साथ हुई है। तो उस टाइम सुना, पर उतना फ़र्क नहीं पड़ा। पर जब गौना हुआ, जब मैंने खुद से देखा उन्हें घर में लड़की को लाते हुए, कमरा बंद किया, वो सब देखने के बाद मैंने रिएक्ट करना स्टार्ट किया, और जब रिएक्ट किया तो उसका नतीजा उसी दिन मुझे मिल गया, रात में ही। ये घटना कब की है जब आपके साथ उस रात को जो घटना घटी? ये घटना 2012 मार्च की है, और उसी दिन जब मैंने इसका विरोध किया, रात में वो आए वापस, और शराब वराब पी रखी थी, और आए बस फिज़िकल होना था उनको। मैंने मना कर दिया, मैंने उस टाइम इनकार कर दिया। मुझसे मतलब मेरा दिल माना नहीं इस चीज़ के लिए, जो कि सुबह सुबह ये सब चीज़ हो चुका था। तो मैंने मना किया, और इसी वजह से उन्होंने मेरे साथ मारपीट की। पहले ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, उसके बावजूद भी जब मैं नहीं मानी, और तुरंत ही कुछ ही दिन पहले गौना हुआ था, तो उनकी ननद, मतलब मेरी बहन सब, सॉरी, मेरी ननद जो थी वो लोग वहीं थी, सारे लोग वहाँ मौजूद थे। एक तो बड़ी बहन है उनकी जो कि विधवा है, वो वहीं रहती हैं। बाकी की भी जो बहनें हैं वो सब वहीं थी। वो रूम से बाहर निकले हैं, और जो उनकी सबसे करीबी 2 बहनें हैं, जुड़वा हैं, वो रीता और सुनीता, तो उन दोनों से बात की, पता नहीं क्या बात की। लगभग 10-15 मिनट के बाद वो वापस आए। तब तक मैं लगभग सो चुकी थी। वो आए वापस, और जैसे आहट हुई तो मैं उठ गई, और उठने के बाद मेरी नंदों ने गाली गलौज किया कि तुम क्यों नहीं करने दे रही हो, इस तरीके से, मतलब गाली देकर ही।
मैंने कहा कि जब इनको दूसरे के साथ ही रहना है तो फिर ये मेरे पास क्यों आ रहे हैं, मुझे नहीं रहना, मुझे अपने घर वापस जाना है। और उसके बाद फिर उन्होंने पीटना स्टार्ट किया, गाली गलौज शुरू की मेरी नंदों ने। और उसके बाद भी जब मैं नहीं मानी तो मेरी जो छोटी ननद थी रीता, उन्होंने सजेस्ट किया मेरे पति को कि ये ऐसे नहीं मानेगी, जाओ नीचे चाकू लेके आओ। अब मुझे समझ में नहीं है कि चाकू लाने के लिए बोल रही हैं, क्यों बोल रही हैं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा। मुझे लगा कि वो डराएंगी या कुछ भी इस तरीके से। और तब तक वो नीचे गए, तब तक मेरी जो नंदे थी दोनों ने मेरे हाथ बांध दिए मेरे ही पलंग से। ननद? हाँ, दोनों ननद मेरे हाथ बांध दिए और दोनों तरफ से मेरे पैर पकड़े। मेरे हस्बैंड आए और उन्होंने चाकू से, मतलब बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, कपड़े हटाए और सीधे वार कर दिया। और उसके बाद मेरे सामने, मैं चीख रही हूँ, रो रही हूँ, बिलख रही हूँ, मेरे सामने खड़े होके बोल रहे अब तुम किसी लायक नहीं हो। और आपके पति ये बात बोलते हैं? हाँ, अब किसी लायक नहीं हो तुम। और उसके बाद ये बताइए कि आपने कभी, ये सारी घटनाएं जब हुआ करती थी आपके ससुराल में, तो आपने कभी अपने पिताजी को इसके बारे में बताया या नहीं बताया था? जी देखिए, उस दिन तो ये घटना हुई और रात में तो मैं बेहोश हो गई थी और बेहोश हो गई, वैसे ही ब्लीडिंग होते हुए मुझे छोड़ के सब चले गए थे। दूसरे दिन चीख वीख सुनी थी जिन्होंने, मेरे बगल के लोग थे, घर के बगल के, मैं भी नाम नहीं ले सकती उनका क्योंकि उन पे भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उन्होंने ही सुबह सुबह मुझे, मतलब भोर के टाइम में ही, जब मेरी सास दूसरे घर पे गाय वाय को देखने गई, वो लोग ही मुझे लेके निकली थी घर से। निकल के उन्होंने स्टिचेस वगैरह दिलवाए, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने तो लेने से मना कर दिया था, और मेरा फ़ोन वोन सब हटा दिया गया था। जब मैं वहाँ से लौट रही थी तो उन्होंने ही मुझे फ़ोन दिया ताकि मैं अपने घर वालों को इन्फॉर्म कर पाऊँ। तो मैं बोल नहीं पा रही थी अपने फादर से। मैंने फ़ोन किया अपने पिता को और बस उनको यही कह पाई, पापा बहुत खून गिर रहा है, अब ले चलिए, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरे पापा को लगा कि शायद कोई छोटी मोटी बात हुई होगी, चोट लगा होगा या पीटा होगा, जो भी। उन्होंने कहा होती ही रहती है ऐसी छोटी मोटी बातें होती, तुम ज़रा सी बात पे रोना शुरू कर दोगी, घर आने का ज़िद करोगी, तो ऐसे थोड़ी होता है, ऊपर नीचे चलता रहता है लाइफ में। मैं पूरी बात कंप्लीट कर भी नहीं पाई। तो पिताजी को उससे पहले कभी आपने, जब भी आपके पति पीटा करते थे या मारा करते थे, तो आपने कभी अपने पिताजी को कहा था या नहीं कहा था उससे पहले? नहीं, उसके पहले मुझे लगता था कि चलो ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है, तो मारपीट कर रहे हैं, तो अब इतनी बात को मैं क्या अपने पेरेंट्स को बताती रहूँ, छोटी छोटी बातों को। तो मैंने पहले नहीं बताया, पर उसके बाद फिर मेरे पास फ़ोन रहना ही, मतलब फ़ोन छीन चुके थे वो। लेकिन इसमें मैं कहूँगी कि जो पड़ोसी थे वो जब भी देखते थे कि घर पे कोई नहीं है, अकेली हूँ, तो अक्सर फ़ोन फेंकते थे। और जब खाना वाना भी मेरा बंद कर दिया गया था, तो वो लोग खाना भी पॉलीथीन में बांध के, जो भी बनता था उन लोग से, सब गरीब लोग थे, जो बनता था वो लोग फेंकते थे, और उसी खाने को मैं खा के उस टाइम ही मैं अपने घर वालों को फ़ोन करती थी। फिर भी मेरे घर वाले ये समझ नहीं पाए कि ऐसा कुछ, इतना बड़ा कुछ घटना हुआ होगा। वो इतना तो समझ चुके थे कि कुछ हो रहा है, पर क्या हो रहा है ये नहीं समझ पा रहे थे। तो आप अपने ससुराल से कब आई हैं आप मायके? जी देखिए, जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी और जब मेरे बच्चे का जन्म हुआ, वहीं हुआ था, और बहुत बुरी हालत में हुआ था। मुझे तो लगता था कि मेरा बच्चा नॉर्मल पैदा भी नहीं होगा, जैसी मेरी सिचुएशन थी। पूरा शरीर फूल चुका था, सिर्फ पानी ही पानी था। डॉक्टर्स ने जब ले जाया गया था, इसमें हैं एक पारिवारिक सदस्य हैं उनकी, जिन्होंने मदद की है। अभी मैं उनका भी नाम नहीं लूँगी, बहुत करीबी ही हैं। तो जब बच्चा हुआ उसके बाद, मतलब मेरे घर वालों को लगा कि बच्चा हो गया है तो अब सिचुएशन सही हो जाएगी, पर बच्चा होने के बाद और भी सिचुएशन बुरी हो गई। और जब मेरा बेटा 8 महीने का था, तब मुझे अधमरी हालत में, पूरी तरह से अधमरी हालत में यहाँ लाके बस खगौल लाके छोड़ दिया गया था, मेरे भगना और मेरे पति के एक दोस्त हैं, उनके द्वारा। ये बताइए कि जब आपके साथ ऐसी बर्बरता की गई थी आपके पति के द्वारा, उसके बाद आपके बच्चे हुए हैं? जी, उसके बाद मेरा बेटा हुआ है।
तो ये घटना होने के बावजूद आपने अपने मम्मी पापा को ये बात नहीं बताई और आप ससुराल में ही रहना अच्छा समझा? नहीं, मैंने कोशिश की थी, पापा को बार बार बोलती थी पापा ले चलिए, लेकिन पापा को ये उस टाइम मेरे पेरेंट्स की गलती है। फर्स्ट टाइम में तो वो नहीं समझ पाए, पर जब मैंने दोबारा जब फ़ोन किया कि पापा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, एक तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऊपर से ये खाना नहीं देते हैं, घर में पूरे दिन काम करती रहती हूँ, खाने को कुछ नहीं मिलता है, कई कई दिन भूखे रहना पड़ता है, तो मुझे डर लगता है कि मेरा बच्चा भी नॉर्मल नहीं होगा। मेरे पापा ने उस टाइम कहा कि क्या बोलूँ मैं, अभी रह तो रही हूँ उन्हीं के पास, अभी वो है कर रहे हैं, पर उस टाइम उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। उस टाइम उन्होंने कहा कि होती रहती हैं बातें, बच्चा हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, अपना लेगा वो, सब सही हो जाएगा। मुझे भी उम्मीद थी कि शायद वो सही कह रहे हैं, बच्चा होने के बाद शायद सब मामला सही हो जाए। पर जब यहाँ पहुँचाया गया 2013 में, अगर ये सितंबर का महीना था, 13 सितंबर, जब यहाँ पहुँचाया गया तो उस वक्त मेरे भाई यहीं थे जो कि अभी बाहर रहते हैं। वो देख के सदमे में थे कि मतलब ये हुआ क्या है इसके साथ, ऐसे कैसे हो गई। और उसके बाद फिर मैं उस सिचुएशन में थी नहीं, मेरे भाई ने मेरे से पूछा, बहुत कुछ पूछा, पापा ने पूछा कि आखिर हुआ क्या है, तुम बताओ, पूरी बात बताओ। क्योंकि उस टाइम जब मैं वहाँ गई थी तो लगभग 8-9 महीने से मैंने अपने घर वालों से बात नहीं की थी। 9 महीने? हाँ, 8-9 महीने से मैं उनके टच में नहीं थी। जब मेरा बच्चा हुआ था तो उसके कुछ दिन के बाद तक मैंने बात की, कुछ दिन के बाद मेरी बात हुई थी मेरे पेरेंट्स से, उसके बाद मेरी बात नहीं हुई। तो आप जब मायके आए उसके बाद 2013 के बाद से आप कभी ससुराल नहीं गए? जी, उसके बाद से मैं कभी ससुराल नहीं गई। पहले मेरे पेरेंट्स ने, मेरे जो रिश्तेदार हैं उन लोगों ने सुलह की कोशिश की, मेरे मौसा मामा सब लोगों ने, कि आखिर बात क्या है। मैं तो कुछ बताने की हालत में नहीं थी, आखिर बात क्या है, पंचायती करते हैं, या इनडायरेक्टली उनको जो जिन्होंने मेरी शादी करवाई थी, मेरे मौसेरे भाई श्रवण, उनको भी बोला गया कि पंचायती करवाओ या किसी तरह से बात करवाओ। तो मेरे पति और ससुराल वालों की द्वारा हमेशा गालियाँ आती थी, रिप्लाई में हमेशा गालियाँ। मेरे पिता को भी बहुत फ़ोन्स आए कि तुम ये सब जो पंचायती का है ये ख्याल छोड़ दो, बहुत गाली देते थे वो कि। और मेरी जो बड़ी ननद है उनकी तरफ से भी एक बात आई थी कि यहाँ आके दिखा दो, तुम आ गई तो तुमको मिट्टी का तेल डाल के लहरा देंगे। ननद के द्वारा? हाँ, बड़ी ननद, उनके द्वारा कि मिट्टी का तेल डाल के जला देंगे। ये बताइए कि जो कोर्ट में आपने अपील दायर की है तो वो किस चीज़ के रिलेटेड, जो आपकी ननद और आपके पति ने किया था उस चीज़ के लेकर, या आपके पति अब आपको रख नहीं रहे हैं इस चीज़ के लेकर? जी, मैंने 2015 में जब मैं थोड़ी नॉर्मल हुई तो 2015 में मैंने केस किया था 498A का, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड है। और उसमें सारी बातें तो हैं मेंशन, सब बातें हैं, बस इस बात को मैंने मेंशन नहीं किया था जो प्राइवेट, क्योंकि मेरे वकील ने और मेरे घर वालों ने भी इस बात को कहा कि ये बात बाहर आएगी, बहुत बेइज्जती होगी, और मैं उस हालत में नहीं थी कि इन सब चीज़ों को झेल पाऊँ। क्योंकि जितनी बातें मतलब लिखी गई हैं, जो कि सारी एक एक बात सच है, उसमें कहीं पे भी एक ज़रा सा भी जो झूठ बोलते हैं ना, एक ज़रा भी झूठ नहीं है, सच ही इतना काफ़ी है कि झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो जब वो सारी, जब वो बातें भी मैं जब मेरी गवाही होती थी या मुझे सामने खड़ा होना होता था, मैं उस सिचुएशन में ही नहीं थी कि मैं खड़ी हो पाऊँ। और जब भी उसको देखती थी या इस तरीके के सवाल, वकीलों की बातें सब जानते हैं कि मैं वकीलों से भी दरख्वास्त करूँगी कि किसी भी, चाहे वो कोई डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम हो या रेप विक्टिम हो, थोड़ी सी इंसानियत रखिए, देखिए कि वो भी आपकी बेटी के जैसी है। ऐसे सवाल मत पूछिए जिससे कि वो लड़की बोल ही ना पाए। मेरे साथ भी वो सिचुएशन हो चुका है। मैंने बहुत वकीलों की बातों का जवाब दिया, उनके वकील ऐसे ऐसे सवाल पूछते थे, ऐसे ऐसी बातें बोलते थे, तो हिम्मत नहीं हुई कभी इस बात को बाहर लाने की। और समाज का भी थोड़ा डर था, जो कि आज देख भी रही हूँ, जैसे मेरा न्यूज़ आ रहा है तो लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तो थोड़ी इंसानियत रखिए, बस यही कहूँगी।
ये बताइए कि आपने ये कहा कि जब भी मैं जाया करता था अदालत में तो उस दौरान जब देखता था तो काफ़ी डर जाता था उन्हें। तो ऐसा क्यों, क्या आपके मन मस्तिष्क में वो बस गया था वो घटना क्या? जी ऐसा ही है। मैं आज भी घबराती हूँ, पर अब खुद को थोड़ा हिम्मत देती हूँ कि नहीं, अब तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ है। वो 10 साल का हो चुका है क्योंकि, लेकिन और धीरे धीरे जो ज़ख्म होते हैं ना वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, और जो ज़ख्म जो बढ़ना शुरू हुआ है, मैं पिछले 3 सालों से थोड़ी नॉर्मल हुई हूँ पूरी तरह से। अगर कहूँ कि पूरी तरह से ठीक हुई हूँ तो 3 सालों से हुई हूँ। तो अब मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ। वो सामने आते हैं, मैं उनके सामने बोल पाती हूँ। पर हमेशा ऐसा नहीं था। मुझे हमेशा से जो मारते पीटते थे और जो ये चीर फाड़ की जो घटनाएं हुई, तो वो सारी मतलब उनको देखते ही ना वो सारी चीज़ें आंखों के सामने होती थी। तो मैं कभी उनको, जैसे ही उनको देखती थी, मैं वहीं पे कांपना शुरू, थरथराना शुरू, चाहे वो ठंड का महीना हो या गर्मी के महीना हो, भीग जाती थी पूरी, एकदम डर गए थे? पूरी तरह से भीग जाती थी। मेरे वकील भी इन सब ये सारी बातें जानते हैं, तो वो भी कोशिश ये करते थे कि मेरा इंटरेक्शन उससे डायरेक्टली ना हो, पर अब कोर्ट है, आपने केस किया है तो इंटरेक्शन तो होना ही है। आपका एक बच्चा है जो 10 साल का है, इन सभी बातों से अनभिज्ञ है, लेकिन कभी भी जब आपने कहा कि जब भी हम सोते हैं तो कभी कभी रात को चीखें आती हैं, वो पुरानी यादें जो हैं ताज़ा हो जाती है, तो क्या होता है जब आप सोते समय सपना ऐसा देखते हैं? एक्चुअली ये ज़्यादातर मुझे अटैक्स आते हैं। ये ज़्यादातर तब होता है जब मैं उनको देखूं या कोर्ट में किसी तरह की बहस हो, या उनकी तरफ से कुछ वैसी बातें, जैसे वो बीच बीच में भी कई बार उन्होंने ऐसे गाली गलौज किया है बीच कोर्ट में? हाँ, बीच कोर्ट में, मैसेजेस में भी हैं अभी मेरे पास। तो मैसेजेस में भी उन्होंने गाली गलौज किया है, उल्टी सीधे इतनी गंदी गंदी बातें कि मैं अभी बोल भी नहीं सकती हूँ ऑन कैमरा। तो वो सब चीज़ें जब ज़्यादा दिमाग में घूमती हैं तो रात में मुझे अटैक्स आते हैं, और वो उस अटैक में मैं चीखने चिल्लाने लगती हूँ कि प्लीज़ मुझे मत काटिए, छोड़ दीजिए, आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगी। इस तरीके की बातें मैं रात में चीखने चिल्लाने लगती हूँ, पसीने से भीग जाती हूँ, और अचानक से उठ के बैठ जाना डर के। तो उस टाइम में मेरा बेटा मेरे साथ ही सोता है। उस टाइम में कई बार तो ऐसा हुआ कि उसी ने संभाला है मुझे। वो उठ के बैठता है, मम्मी 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 क्या हुआ, उठो उठो, कुछ नहीं हुआ, हम हैं यहाँ पे। तो उस वक्त वो मुझसे पूछता है कि तुम हमेशा एक ही सपना क्यों देखती हो, कौन काट रहा है तुमको, यही तो है हम, कोई नहीं तुमको मारेगा, कोई नहीं काटेगा, तुम टेंशन नहीं लो, हम हैं ना यहाँ पे, तुम फालतू में बस चीखने चिल्लाने लगती हो। अब मैं उसे क्या जवाब दूँ? आज तक मैं इस सवाल का जवाब मेरे पास है ही नहीं, और शायद कभी मैं इस सवाल का जवाब उसको दे भी ना पाऊँ। क्या आपका बच्चा अपने पिताजी को पहचानता है, जानता है या नहीं? जी नहीं, उसने आज तक अपने फादर को देखा ही नहीं है, कभी नहीं देखा उसने। जब वो 8 महीने का था तब से वो यहाँ है, और मेरे हस्बैंड ने कभी उससे मिलने की या उससे बात करने की या उसके बारे में सोचने की, जबकि इतना कुछ होने के बावजूद भी मैंने उनसे बात की है इस बारे में कि कम से कम आप अपने बच्चे के लिए, जो भी है, जो हुआ वो मैं भूल जाती हूँ, मैं भूल सकती हूँ, पर बस अपने बच्चे के बारे में सोचिए। वो सिर्फ मेरे अकेले का बच्चा नहीं है, आपका भी है, तो उसके भविष्य के लिए प्लीज़ सोचिए, और जो भी केस है, मुकदमा है, जो उसका हक है वो आप उसको दे दीजिए। ये त्याग की, आप महिलाएं तो त्याग की प्रतिमूर्ति होती ही हैं, लेकिन आप फिर से ये एग्जाम्पल दे रही हैं अपने पति के सामने कि मतलब इन सारे केस को भी आप खत्म कर देना चाहते हैं सिर्फ अपने बच्चे की खुशी के लिए। लेकिन आपके पति का क्या जवाब इस पर आता है? तुम्हें जो करना है कर लो, जहाँ जाना है चली जाओ, जितना दौड़ना है दौड़ लो, हम एक पैसा नहीं देंगे, प्रॉपर्टी का एक टुकड़ा नहीं देंगे, तुमको जैसे पालना है पालो। ये जवाब होता है उनकी तरफ से। मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे के मन में उसके पिता के लिए नफ़रत हो या किसी तरीके से वो उनके, और मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा आगे चल के कभी कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाए। मैं लगा रही हूँ, पिछले 7.5 सालों से लगा रही हूँ। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरा बच्चा कोर्ट में जाए, कभी नहीं। क्या कोर्ट में आपने अपील दायर किया, इसके बाद कोई जजमेंट अभी तक कुछ ऐसा कि जो आपके फेवर में आया हो? या
क्या न्याय कुछ? 498A के केस में तो उनको 2 महीने की जेल हुई थी, और वारंट तो बहुत पहले निकल चुका था, पर हमेशा वो पैसे दे के दबा दिया करते थे। और जो उन्होंने तलाक का केस किया है, और तलाक का केस करने के बाद 2016 में ही उन्होंने दूसरी शादी कर ली बिना तलाक के, उसको भी मैंने प्रूफ कर दिया है। 494 का भी केस किया है, उसके बावजूद वो बाहर हैं और अभी तलाक का केस चल रहा है। तो जो हमारे गया कोर्ट के जो जज हैं, मैं तो इतनी तंग आ गई थी कि अभी इतनी थक गई थी ना कि मैंने कह दिया था कि अब मेरे से केस नहीं लड़ा जाएगा। पर भगवान का शुक्र है कि जो अभी गया कोर्ट में जो जज आए हैं, नए जज आए हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि बेटा घबराओ नहीं, जो हक है वो उसको देना ही होगा, किसी भी हाल में वो देगा, कैसे नहीं देगा, हम हैं यहाँ पे बैठे हुए। तो उम्मीदें हैं कि शायद अब कुछ फैसला मेरे हक में आए। यानी आपके पति ने 2016 में शादी भी कर ली है जी और अब आपके बच्चे को उस प्रॉपर्टी में अपना हक भी नहीं देना चाहते हैं? जी नहीं, वो बोलते हैं कि तुम्हें जहाँ जाना है, जितना दौड़ लगाना है, जितना भाग दौड़ करना, जो करना है कर लो, एक पैसा नहीं दूंगा, प्रॉपर्टी का एक टुकड़ा नहीं दूंगा। देश में प्रधानमंत्री की बात हो या राज्य में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात हो, हर जगह सभी नेताएं जो है वो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन क्या वास्तविक रूप में महिला सशक्त हो रही हैं? आज भी महिला जो है पूरी तरह से अपने पति पे या अपने पिता पे डिपेंड रहती है। महिलाओं की कोई खुद का परिचय नहीं होता, खुद का आइडेंटिटी नहीं होता। जब बच्ची छोटी रहती है तो अपने पिता के आइडेंटिटी से जानी जाती है, जब लड़कियां बड़ी होती है, विवाहित होती है, उसके बाद वो अपने पति के नाम से जानी जाती है। क्या इसी तरीके के समाज में आज भी महिलाएं दबी कुचली रहेगी? एक रेखा की घटना ऐसे ही हृदय विदारक था, और एक हमारे साथ आर्या जी हैं जिनके साथ उनके पति ने इतना बर्बरता किया जो शायद कोई दानव या हैवान इंसान ही कर सकता है, कि अपनी धर्म पत्नी के साथ इस तरीके से बर्बरता किया। और साथ ही उनकी 2 बहन जो खुद महिला थी, उन्होंने मिलकर इनके पैरों को पकड़कर जब इनके पति ने जब प्राइवेट पार्ट काटने का प्रयास किया तो उसमें वही महिला लोग सहयोग करती हैं। आज भी हमारे समाज में क्या महिलाएं ऐसे कर सकती हैं? एक वाकई काफी ज्यादा हृदय विदारक है। इस तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहे लेटेस्ट न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।